जापान के साबिक वजीर आला शिंजो आबे को आखिरी विदाई देने के लिए अंतिम रसूमात में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जापान पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा जापान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। जापान के वजीर आजम फुमियो किशिदा के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की और दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती को और मजबूत होने की उम्मीद जताई। ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। आबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने लगा है। महंगाई बढ़ रही है और तमाम चीजों की कीमत भी बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। मरकजी हुकूमत पर भी कई तरह के इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रसोई गैस से लेकर दवा और मोबाइल खरीदने तक हर चीज पर गिरते रुपये की कीमत का असर पड़ रहा है। कच्चा तेल भी अब महंगा होता जा रहा है। हिंदुस्तान कच्चा तेल समेत कई जरूरी अशिया को बाहर से मंगाता है, जो रुपये की कमजोर होने की वजह से महंगा हो जाएगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस की तर्जुमा सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी दो कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब $1 के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। उनकी ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि निरंतर कमजोर होता रुपया इतिहास में पहली बार इतना कमजोर हुआ है। और पते की बात यह है कि जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे, वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पड़ताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी अभी। लेकिन आगे बात करने से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं जो बताने जरूरी हैं। ठीक 1 साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक 1 साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था। उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है।
2004 में 45 पर रुपया, 58 पर हमने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने 58 के रुपए को 82 पर पहुंचा दिया। 24 रुपए मूल्य गिरा है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जिसकी बड़ी बात करते थे, फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। एक साल पहले 642 बिलियन डॉलर, 642 अरब डॉलर थी। एक साल बाद फॉरेक्स रिजर्व 545 बिलियन डॉलर पर आकर गिर गया है। 96 बिलियन डॉलर कम। यह पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले एक महीने मात्र में 571 बिलियन डॉलर से फॉरेक्स रिजर्व गिर के 545 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 26 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। पर अब सवाल यह है कि रुपए के गिरने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या आप पर कोई प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ प्रधानमंत्री की साख से लेना देना है? वहीं मुंबई में ऑल इंडिया मेमन जमात की 40वीं जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में तमाम मेमन बरादरी के हजरात ने शिरकत की। इस मीटिंग में मुल्क भर से मेमन जमात के मेंबरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मैदान में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मेमन बरादरी के 8 अहम शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सियासी और समाजी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा शख्सियात ने मुल्क और कौम की तामीर और खिदमात के लिए मेमन जमात के कंट्रीब्यूशन की तारीफ की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर ने भी शिरकत की। साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के पीसीसी के सदर वो भी इस पूरी तकरीबात में मौजूद रहे। मेमन जमात जो है उसका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के आजादी से लेकर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने तक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कोई नकार नहीं सकता है, ये कोई भूल नहीं सकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपना कार्य किया है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, प्राइमरीली ये जमात बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस फैमिलीज इसमें शामिल है। मगर जिस प्रकार से इन्होंने पूरे सिद्धांतों के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ अपना बिजनेस चलाया है, अपना प्रोफेशन चलाया है, उससे हिंदुस्तान की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मैं समझता हूं। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की हर साल हमारी एजीएम होती है। कोई साल ऐसा नहीं है। कोविड के वक्त में भी हम लोगों ने छोटी एजीएम की थी, जिसके अंदर हमको फंड पास कराना होता है, ऑडिट रिपोर्ट पास कराना होता है, तो ये सारे काम कराने होते हैं एजीएम में। तो ये हर साल एजीएम जो है हम लोगों को करनी पड़ती है। चैरिटी कमिश्नर को इसका ब्यौरा देना पड़ता है कि एजीएम हमने किया, इतने लोग थे और ये हमारे जो रेजुलेशन है, हिसाब किताब है, वो सारा हम यहाँ पर पब्लिक के सामने इसकी मंजूरी लेते हैं सर। और ये 40 साल से इसकी परंपरा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रेगुलर हो रहा है। हमारी मेमन बरादरी जो है वो कैसे पाँव पे खड़ी हो और जो लेने वाले मेमन हैं वो देने वाले मेमन बन जाए, ये हमारी कोशिश है। और यहाँ 500 जमात के नुमाइंदे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के जमात 500 जमातें, उसके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, ये सारे लोग आए हुए थे। इसके अलावा हमारे 100 जोनल सेक्रेटरी है, 50 के बोर्ड मेंबर है हमारे, और एनएससी मेंबर है। ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 1000 लोगों का यहाँ पर ये सरकर्दा लोगों का मजमा था। समाज के जो सरकर्दा लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं,
उनको हमने अवार्ड से भी नवाजा और उन लोगों के हाथ से हमने अवार्ड दिया हम लोगों ने। मुल्क भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इस मामले को लेकर सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मौजू पर साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी राय सामने रखी है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना बयान दिया। हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला से की मुख्तार अब्बास नकवी ने खास बातचीत। पूरे देश भर में एनआईए की जबरदस्त छापेमारी चल रही है। 247 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे साथ दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, एक तरफ तो आप जैसे दिग्गज नेता हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ एनआईए आज छापेमारी करने के बाद उसने पीएफआई के 247 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक चीज़ बहुत साफ दिखाई पड़ती है, पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई की तौर से काम कर रही थी और जिस तरह से देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश के माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे थे, वो एक ख़तरनाक मानसिकता थी। ये लोग एक तरफ मुल्क के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं और मज़हब के भी दुश्मन हैं, क्योंकि ये लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके अपनी शैतानी और इस तरह की हिंसक और इस तरह की राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ करते हैं। इसलिए इनको सफल जो कार्रवाई हो रही है वो कड़े से कड़े कार्रवाई और होनी चाहिए। सर, ये मान लिया जाए कि गजवाए हिंद का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। देखिए, मैं इस सब कौन सा मॉडल और कौन सा मॉडल है, मैं ये सब तो नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है कि देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई जिसे कह रहे हैं आप, ये केवल जो है वो इस तरह की गतिविधियाँ ही नहीं कर रहा था, बल्कि जो है ये चुनाव के मैदान में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूद रहा था। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धाराशाही करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ भी काम कर रहा था। इसलिए कार्रवाई बिल्कुल उचित हो रही है और कड़े से कड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूं। जब आपने चुनाव का जिक्र ही कर दिया तो कांग्रेस में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ा ही गहमा गहमी है। गहलोत साहब, पायलट साहब के बीच में सुर छिड़े हुए हैं और गहलोत साहब ये चाह रहे हैं कि राजस्थान का जो जहाज है पायलट ना उड़ा पाएं कम से कम। देखो भैया, बीजेपी को भगाते भगाते कांग्रेस में खुद भगदड़ मची हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं। वहाँ तो जो है वो एक बार जोड़ने की परेड चल रही है, यहाँ पर जो है वो पलायन का प्रोग्राम चल रहा है कांग्रेस का। तो मैं तो यही कहूँगा, गेट वेल सून। मतलब ये मान लिया जाए कि सियासत के जादूगर गहलोत साहब सिर काटने के बाद सिर जोड़ना भूल गए। गेट वेल सून कहूँगा, जो स्थिति है उसमें क्या और कह सकते हैं इनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।